हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइड क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। आइए जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के दिशा में परिवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या सुना आपने कि जब प्रकाश क्या हुआ दोस्तों, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके प्रकाश की दिशा में क्या होता है कि परिवर्तन होता है, चेंजिंग आती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यही बात लिखा है कि जब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास में आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखे। तो दोस्तों, इसमें एक बात आ रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और इसके दिशा में बदलाव आता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, आखिर मीडियम यानी कि माध्यम क्या होता है, आइए जानते हैं माध्यम। तो दोस्तों, माध्यम जो है जनरली दो प्रकार का होता है, एक विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है। पहली बात क्या सुना, आप कॉपी पर नोट डाउन करते चलिएगा, अच्छा होगा। कि माध्यम क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक विरल माध्यम होता है और एक दोस्तों क्या होता है जी, सघन माध्यम होता है। अब बात यह है कि विरल माध्यम मतलब क्या। तो देखिए दोस्तों, जिसके कण दूर दूर होंगे थोड़ा, वो होगा आपका विरल माध्यम। और जिसके कण आपके पास पास होते हैं, जिसके कण क्या होते हैं दोस्तों, पास पास होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। और एक और बात कि होता है क्या कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है सघन माध्यम के तुलना में। ठीक है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है सघन माध्यम के तुलना में। यानी कि सघन माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। यानी कि जिस माध्यम प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो विरल माध्यम होगा और जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम होगी वो क्या होगा, सघन माध्यम होगा। अब जैसे क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्त कितनी होती है, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। या कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर अब है दोस्तों कि ये आप विरल और सघन समझ गए हैं कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी विरल माध्यम कहलाएगा, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी सघन माध्यम कहलाएगा। और विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम में कण जो होते हैं पास पास। अब बात यह है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जब प्रकाश जैसे कि आपका विरल माध्यम जैसे हवा, इसमें कण क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। और ये क्या है जी, पानी, ये क्या है जी आपका सघन माध्यम हो गया। इसमें कण क्या होते हैं, फिर पास पास होते हैं, पानी के जो पार्टिकल होते हैं। तो वही है क्या, देखिए जब प्रकाश, देखिए यहाँ से क्या जी, विरल माध्यम से ये कहाँ जा रही है दोस्तों, सघन माध्यम में। तो ये क्या होती है, प्रकाश की दिशा में बदलाव आ जाता है। देखिए इसका डायरेक्शन क्या हो गया, जाना इस तरह चाहिए लेकिन ये क्या हो गया, डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। तो इसी को हम क्या, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब सवाल दूसरा आता है कि प्रकाश का में जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी तो क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए तो वह क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हमारा अभिलंब हो गया, या अभिलंब की क्या हो गई, किरण मुड़ जाती है। वही बात लिखी है कि अभिलंब की ओर मुड़ी हुई किरण। और एक और बात दोस्तों, जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो दूसरे माध्यम में जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। जो आने वाली किरण है उसे आपतित किरण और जो दूसरे माध्यम में जाती है उसे अपवर्तित किरण। ठीक है, और इन दोनों आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीच में जो खींचा गया लंब है उसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं जी, अभिलंब। तो ये तो हुआ कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसके अपोजिट जब प्रकाश क्या होगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या होता है दोस्तों, दूर। देखिए हमारा ये अभिलंब हो गया, अब यहाँ पर किरण क्या हो रही है, ये दूर भाग रही है, जाना इस तरह चाहिए लेकिन क्या हो रही है का, और दूर भाग रही है। ये लिखा अभिलंब से दूर जाती हुई किरण। आशा करता हूँ दोस्तों इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिए दोस्तों हम इसके आगे देखते हैं। अब हमें जाना है क्या प्रकाश के अपवर्तन से घटने वाली घटना। तो प्रकाश के अपवर्तन से कौन कौन सी घटना घट सकती है। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन से तो बहुत सारी घटनाएं घटती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई बाल्टी है और उस बाल्टी पानी से अगर भरा हुआ है तो उसका जो पेल्ली होगा हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और फिर जो आपका जैसे कि बाल्टी होता है उसमें अगर आप एक छड़ी डाल देते हैं तो छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो किस कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे कि आप देख लीजिए एक पिक्चर में, जैसे कि आपका ये बाल्टी हो गया और इस बाल्टी में क्या भरी है, पानी। तो इसका जो ये पेंदी वाला हिस्सा होगा, जो नीचे वाला हिस्सा होता है हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है हमें, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो क्या होता है जब प्रकाश क्या होता है, देखिए ऊपर का एरिया क्या हो गया आपका हवा और नीचे ये क्या हो गया पानी। इसके अंदर क्या है पानी। तो हुआ क्या, ये जो है हमारा विरल माध्यम हो जाएगा हवा है तो, क्योंकि इसमें कण दूर दूर होते हैं और पानी कण क्या है पास पास है। तो ये कि हमारा क्या हो गया पानी वाला हिस्सा क्या हो गया सघन माध्यम। तो होगा क्या कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब से क्यों मुड़ जाती है, अविलंब करके आती है मुड़ जाती है। लाइट की दिशा में क्या होता है चेंजिंग आ जाता है। इस घटना भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जो बाल्टी का जो पेंदी है हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब इसमें कोई सिक्का भी गिर जाएगा ना तो भी उठा हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, देखिए जवाब होगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। फिर इसी अगर पानी से भरे हुए इस बाल्टी में हम लोग क्या करेंगे छड़ी डाल देंगे तो वो छड़ी क्या होगा हल्का मुड़ा हुआ दिखाई देगा। हल्का क्या होगा दोस्तों मुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे छड़ी डालेंगे ऐसे रहेगा छड़ी, लेकिन वो दिखाई पानी में कैसे देगी हल्का तिरछा दिखाई देती है। तो किस वजह से दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। फिर इसी प्रकार है दोस्तों कि सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय। अब ये क्या होता है, तो देखिए दोस्त जैसे आपको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है। कैसा है जी, गोल है। और होता है क्या कि सूर्योदय और यहाँ पर देखिए यहाँ सूर्योदय और ये क्या जी सूर्यास्त। ऐसे एक्चुअली में सूर्य जो है एक जगह स्थिर होता है, ये बात आपको पता है। तो होता है क्या कि सूर्योदय के समय सूर्य क्या होता है कि 2 मिनट पहले ही सूर्योदय हो जाती है, लेकिन हमें जो दिखाई देता है 2 मिनट बाद होता है। तो इसी समय को आभासी समय कहा जाता है। फिर इसी प्रकार सूर्यास्त हो चुका होता है। मान लीजिए सूर्यास्त आपका 6 बजे हो जाता है, लेकिन आपको दिखाई 6:02 तक दिखाई देते हैं। तो इसी को बोलते हैं आभासी समय। और यहाँ पर सुबह मान लीजिए कि आपका सूर्योदय 6 बजे होता है, लेकिन आपको दिखाई देता है 6:02 पर। कब दिखाई देते हैं सूर्यास्त सूर्य भगवान 6:02 पर, यानी कि 2 मिनट का ही जो अंतर होता है। तो इसी वजह सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय कितने मिनट का होता है, तो 2 मिनट का होता है। और है दोस्तों तारे का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कभी कभी आपके ऑप्शन में वायुमंडलीय अपवर्तन भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो है क्या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अगर सवाल ये आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप जवाब लिखेंगे कि तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जिसमें वायु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वायु की दिशा में बदलाव आता है। फलस्वरूप तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्या सुना आपने कि जब तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जिसमें वायु क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, इसमें प्रकाश क्या आता है या वायु क्या आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वायु की दिशा में बदलाव आता है। एक कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की दिशा में चेंजिंग आएगा। उसी प्रकार जब एयर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो एयर के डायरेक्शन में क्या होगा चेंजिंग आएगा। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन कहेंगे, मतलब प्रकाश की क्या बोलेंगे अपवर्तन कहेंगे, या वायु से रहेगा तो वायु का अपवर्तन कहेंगे। तो अगर सवाल आ जाए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो हम लिखेंगे तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो और इसमें क्या होता है कि वायु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वायु की दिशा में बदलाव आती है। चलिए दोस्त अब इससे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप।
अब आगे दोस्तों हम लेंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये बात जानते हैं कि जो हमारा लेंस होता है, आखिर लेंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों लेंस जो होता है, पहली बात कि लेंस क्या है। तो लेंस एक पारदर्शी पदार्थ होता है। लेंस क्या होता है, कांच का लेंस जो है, लेंस से क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। लेंस क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है जो प्राय ज्यामितीय आकृति की होती है। ज्यामितीय आकृति की होती है। ज्यामितीय आकृति की होती है। तो क्या सुना दोस्तों कि लेंस एक पारदर्शी पदार्थ है जो प्रायः ज्यामितीय आकृति की होती है। अब दोस्तों बात यह है कि लेंस किस चीज का बना होता है। तो लेंस आपका कांच का बन सकता है। लेंस जो है कांच की बन सकते हैं। और किससे बन सकता है दोस्तों, तो मिट्टी किससे बन सकता है, तो कांच की बन सकता है, प्लास्टिक की बन सकती है, फिर दोस्तों शीशा का बन सकता है। कांच और शीशा दोनों बात अलग अलग है। तो है क्या दोस्तों कि लेंस किसका बन सकता है और किसका बन सकता है, पानी की बन सकता है। पानी का क्या होता है, बन सकता है। तो दोस्तों आपको ये बात पता चला कि लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस पारदर्शी पदार्थ है जो प्रायः ज्यामितीय आकृति की होती है और लेंस कांच, प्लास्टिक, शीशा, पानी इत्यादि का बन सकता है। अब एक 10th क्लास में महत्वपूर्ण सवाल आता है कि किस चीज का लेंस नहीं बनेगा। सवाल क्या है दोस्तों, किसका लेंस नहीं बन सकता है, किसका लेंस नहीं बन सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मिट्टी का लेंस नहीं बनता है। मिट्टी का क्या होता है दोस्तों, लेंस नहीं बन सकता है। किसका लेंस नहीं बन सकता है दोस्तों, तो मिट्टी का लेंस नहीं बनेगा। किसका नहीं बनेगा दोस्तों, मिट्टी का नहीं बनता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसको अपलोड कर लीजिएगा वीडियो पॉज कर। अब दोस्तों देखते हैं लेंस के प्रकार। तो जो हमारे ये लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है दोस्तों उत्तल लेंस। एक क्या होता है, अवतल लेंस, और एक क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है। अब ये जो अवतल लेंस होता है इसे किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो पिक्चर पर हम डिफिनेशन को याद करेंगे, देखिएगा और मेरे साथ अब लिखिएगा। देखिए अवतल लेंस का आपका चित्र होता है ऐसा। तो अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये हिस्सा किनारा वाला हो गया और ये वाला मध्य वाला होगा। तो ये क्या हो गया जी, किनारा हिस्सा, और ये क्या हो गया जी, मध्य वाला होगा। आप ही देखिए अब मध्य वाला इसमें क्या है दोस्तों, ये पतला है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। तो है क्या कि अब डिफिनीशन क्या बोलेंगे, वैसा लेंस जो किनारों की अपेक्षा मध्य वाला भाग पतला होता है तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। जिस लेंस का, क्या सुना आपने, जिस लेंस का किनारों की अपेक्षा, देखिए किनारों की अपेक्षा ये मध्य वाला भाग पतला होता है तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसके बाद आप चित्र को लिखेंगे। आप देखिए, आप पेन डाउन करते जाइए, पेन से लिखते जाइए कि जिस लेंस का किनारों के अपेक्षा मध्य वाला भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसका चित्र उतारिए। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए दोस्त, अब अवतल लेंस क्या होता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को और किस लेंस के नाम से जानते हैं, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अगर कोई सवाल पूछता है क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरण को अपसारित करता है। क्योंकि यह प्रकाश की किरण को क्या करता है, अपसारित मतलब फैलाता है, क्योंकि प्रकाश की किरण को फैलाता है। प्रकाश की किरण को फैलाता है। क्या सुना दोस्तों कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरण को फैलाता है। फिर दोस्तों है क्या कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, एक मतलब दोस्त फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, याद रखिएगा
ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता भी क्या होती है? P मतलब क्षमता होता है, क्षमता भी क्या होती है? तो ये भी आपका ऋणात्मक होता है। और एक और बात, अवतल लेंस से बना जो प्रतिबिंब होता है, इमेज, आई मतलब इमेज, इमेज मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिबिंब। अवतल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। तो सवाल पूछा जाएगा किस लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है? तो अवतल लेंस से। वास्तविक और क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। क्या सुनो दोस्तों, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। क्षमता भी क्या होता है? ऋणात्मक। और इससे बना इमेज जो होता है वो भी क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अब है दोस्तों, अवतल लेंस का यूज किस में करते हैं? तो अवतल लेंस का जो आपका यूज है यहाँ पर देख लीजिए कि यूज कहाँ किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग किस में करते हैं? निकट दृष्टि दोष के निवारण में। किस में करते हैं दोस्त? निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। तो बात अवतल लेंस वाली बात आपको समझ गई होगी, समझ गए होंगे। अब उत्तल लेंस के बारे में सुन लीजिए, उसके बाद आप लास्ट में से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ टाइप का लिख दिया जाएगा। तो देखिए है क्या उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को भी चित्र पर हम लोग डिफिनेशन किया रखे। देखिए ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस, ठीक है। अब उत्तल लेंस को जानने से पहले दोस्तों एक और आश्चर्यजनक बात है, ये देखिए कि जो हमारा आँख है ना इसी शेप में होता है। देखिए ऐसे हमारा आँख होता है। तो सवाल ये आएगा कि हमारा जो आँख है, हमारा आँख जो है किस लेंस का बना हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस के जैसा चित्र है। अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं भाई साहब? तो देखो भाई साहब, जो हमारा आँख का साइड वाला हिस्सा है ये किनारा, और ये क्या है दोस्तों? मध्य। तो जिस लेंस का किनारों की अपेक्षा मध्य वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है। मध्य वाला भाग क्या होता है दोस्तों? मोटा होता है। देखिए मोटा है। जिस लेंस का किनारों की अपेक्षा मध्य वाला भाग मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस लेंस का किनारों की अपेक्षा मध्य वाला भाग मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। चित्र फिर आप लिखेंगे क्या? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को दोस्त क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर आपका है क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की किरण को अभिसारित करता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की किरण को अभिसारित मतलब क्या करता है दोस्तों? सिकुड़ता है। क्या करता है? प्रकाश किरण को सिकुड़ता है। अब दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। प्लस मतलब क्या दोस्तों? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। अब उत्तल लेंस से बना इमेज कैसा होता है दोस्तों? याद रखिएगा, आभासी और सीधा होता है। इमेज प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और कैसा होता है दोस्तों? तो सीधा होता है। और दोस्तों उत्तल लेंस का यूज जो है कहाँ करते हैं? तो उत्तल लेंस का जो यूज है आप याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण में क्या आता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। दोस्तों तो अब इससे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे जो आपने भी पढ़ा। अब हम जानेंगे दोस्तों उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब, मतलब वस्तु को आप उत्तल लेंस में कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो है क्या कि जब वस्तु को उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब में, जब वस्तु को आप फोकस पर रखते हैं, एक मतलब फोकस होता है, जब वस्तु को आप फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? अनंत पर। और कैसा बनता है? तैयार रखिएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और कैसा बनता है दोस्तों? उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? तो बहुत बड़ा बनता है। बहुत बड़ा मतलब आपको याद रखना है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। तो सवाल पूछी जाएगा कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो अनंत पर। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? तो बहुत ही बड़ा बनता है। यानी कि एक लाइन में आप लिख लेंगे
कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। आइए दूसरा जानते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर बनते हैं। देखिए सॉरी F2 पर बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो F2 पर बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, तो बहुत ही छोटा बनता है। मतलब याद रखेंगे दोस्तों कि जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत ही बड़ा बनेगा, और जब अनंत पर बनेगा तो बहुत ही छोटा बनेगा। और जब फोकस क्या बोलते हैं अनंत पर बनता है तो कैसा बनता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा बनता है। और जब F2 पर बनता है तो बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों, अनंत पर बनेगा चाहे दर्पण हो या लेंस, अगर अनंत पर बनेगा तो बहुत ही बड़ा बनेगा, लेंस हो या दर्पण, उसमें रहेगा आपका अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब। जब फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा बहुत ही बड़ा बनता है। सेम इसी प्रकार उत्तल लेंस में जब वस्तु को आप F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बहुत ही बड़ा बनेगा। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा और बहुत ही छोटा बनेगा। तीसरी पॉइंट आपको याद रखना है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र सिंबल C होता है दोस्तों। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, तो बराबर बनता है। यानी कि आप फिर से सुनिए, आप लिख भी लीजिए कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और बराबर बनता है। तो सवाल ऑब्जेक्टिव आता है कि वस्तु को कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है, वस्तु के बराबर साइज के बनता है उत्तल लेंस में। तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है बराबर बनता है, वास्तविक उल्टा और क्या बनता है, बहुत ही बराबर बनता है दोस्तों। अब चौथा देखिए, चौथा जो है दोस्तों, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, C मतलब वक्रता केंद्र, F मतलब फोकस। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, तो इसका जो इमेज है वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र का अपोजिट वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र और F1 का अपोजिट क्या होता है, अनंत। अब अनंत के सिंबल है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा। कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। वो क्या होता है, वास्तविक उल्टा और सिर्फ बड़ा बनता है। फिर से सुनिए, आप लिख लीजिए, उसके बाद जब समझ में आएगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और F1 के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। एक बात रखे दोस्तों, अनंत पर बनेगा तो बहुत ही बड़ा बनेगा, अनंत के बीच में बनेगा तो बड़ा बनेगा, और F2 पर बनेगा तो बहुत ही छोटा बनेगा, और F2 के बीच में बनेगा, F2 के आगे जाकर बीच में बनेगा तो होगा आपका छोटा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और क्या करते हैं कि अनंत के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और F2 के बीच में बनता है, वक्रता केंद्र F2 के बीच में बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। यानी कि फिर से बार सुनिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र F2 के बीच में बनता है, वास्तविक उल्टा और कैसा बनता है दोस्तों, छोटा बनता है। और दोस्तों एक लास्ट सवाल है, लास्ट पॉइंट, कि जब वस्तु को लेंस और F1 के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु को लेंस और F1 के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वस्तु के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, तो आभासी सीधा, आभासी सीधा। आभासी का मतलब काल्पनिक भी होता है
आभासी क्या दोस्तों, सीधा बनता है। और कैसा बनता है, आवर्धित बनता है, आवर्धित बनता है। अब आवर्धित का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बड़ा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु को उत्तल लेंस में कहां पर रखने पर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, तो वस्तु को लेंस और F1 के बीच में रखने पर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कभी कभी लेंस के जगह आपको ऑप्शन में प्रकाशीय केंद्र दिए रहेंगे, प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में वस्तु को रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के पीछे आभासी सीधा और आवर्धित बनता है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम जानेंगे लेंस की क्षमता क्या होता है। ये भी आपका VBI है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता को किसी भी चीज को आप फॉर्मूला याद रखें, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आता है 1/f। अब होगा क्या कि जब भी जैसे कि मैं एक बात लिखा हूं कि जैसे मान लीजिए एक चीज कि एक बात है कि लिखा हुआ है a बराबर 1/b, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे b के व्युत्क्रम को, एक बटा कुछ भी रहेगा उसको व्युत्क्रम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रम पढ़ेंगे। एक बटा कुछ भी रहेगा उसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, व्युत्क्रम पढ़ेंगे। मतलब b के व्युत्क्रम को a कहा जाता है, मतलब सवाल रहेगा a किसे कहा जाएगा, तो b के व्युत्क्रम को a कहा जाता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए रहेगा चाल बराबर 1 बटा समय, तो चाल किसे कहेंगे, ऐसा वर्ड है तो बोलेंगे चाल के व्युत्क्रम को, समय के व्युत्क्रम को चाल कहा जाता है। इसी प्रकार अब ये जो f क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी होती है। पहले समझ लीजिए, उसका डिफिनेशन लिख देंगे। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है और इसे P से सूचित किया जाता है। देखिए जो फॉर्मूला बनेगा वही दोस्तों आपका सूचनांक होता है। यानी कि एक चीज अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो इसका आप मात्रक भी निकाल सकते हैं, और दूसरी बात डिफिनेशन को भी याद कर सकते हैं आसानी से, कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से स्वीकार किया था, P बराबर 1/f। और इसकी SI मात्रा क्या होती है दोस्तों, देखिए एक है तो एक लिखिए, और ये फोकस दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो ऊपर, अब एक मेरा लॉजिक टर्म याद रखिएगा, ऊपर वाले को चुपचाप नीचे वाले को गुना में लिखेंगे और पावर का चिन्ह इसका बदल जाएगा। मतलब इस राशि के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और ऊपर वाले को मैंने चुपचाप लिख दिया, एक लिख दीजिए, नीचे वाले को इंटू में लिखा, पावर का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। अब m के पावर -1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, m के पावर -1। यानी कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, प्रति मीटर होता है। क्या होता है, प्रति मीटर। इसी प्रति मीटर को डायऑप्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायऑप्टर। यानी कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो प्रति मीटर या डायऑप्टर होता है, या 1 मीटर बराबर कितना होता है, तब 1 डायऑप्टर के बराबर होता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो एक लाइन में याद रखेंगे आप, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों ऐसे, इसे P से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है दोस्तों, P से सूचित किया जाता है। फिर दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मतलब लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक प्रति मीटर या क्या होता है, डायऑप्टर होता है। D4 क्या डायऑप्टर होता है। फिर क्या इसका, और एक और बात समझिए दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है, मतलब लेंस की क्षमता की सूत्र क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, सूत्र या व्यंजक दोनों बात देखिए दोस्तों। तो होता है दोस्तों P बराबर 1/f। 1 बटा क्या था जी, f होता है दोस्तों, ये होगा। और ये f कब होगा, जब मीटर में रहेगा। f किस में रहेगा, मीटर में। और एक और होता है P बराबर 100/f। 100/f जब f किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। f किस में होगा दोस्तों, सेंटीमीटर में।
और बहुत ही इसमें आसान सवाल आते हैं, जैसे कि पूछेगा कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता क्या होगी? P बराबर क्या होगा? तो कि P बराबर आप जानते हैं, अब यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो फॉर्मूला लगाएं 100/f और P बराबर ये 100/f का मान कितना दिया है? 20, 0 से 0 कट गया, 2 5 कितना हो गया? 10। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर, यानी कि आंसर क्या हो गया? 5 डायऑप्टर। अब एक बात दोस्तों, अगर सवाल में अवतल लेंस कहेगा तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है और क्षमता भी ऋणात्मक होती है। अगर सवाल में उत्तल लेंस कहेगा तो इसके आगे लग जाएगा प्लस। क्या लग जाएगा दोस्तों? प्लस। याद रखिएगा कि सवाल में उत्तल लेंस की क्षमता पूछेगा तो प्लस में होगा। सवाल में ऐसा दे देता है कि जब किसी लेंस की क्षमता +5 डायऑप्टर है तो वो कौन सी लेंस होगा? तो प्लस रहेगा तो दोस्तों उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तल लेंस हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर कहेगा यदि लेंस की क्षमता मान लीजिए 5 डायऑप्टर है, -5 डायऑप्टर है, तो कौन सा लेंस होगा? तो माइनस किसको बताएगा दोस्तों? अवतल लेंस को। यानी कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? माइनस में होती है, ऋणात्मक में होती है। दोस्तों अब इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उससे आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नोट करने के बाद ही। अब दोस्तों हम जानेंगे लेंस समीकरण, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। कितने दोस्तों? 5 मार्क्स में आता है। आइए जानते हैं लेंस समीकरण या लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र दोस्तों क्या होता है? तो याद रखिएगा 1/a बराबर होता है 1/v - 1/u। तो कभी कभी पूछेगा लेंस सूत्र का सत्यापन करें, या कभी कभी ये डाल देगा 1/a बराबर 1v - 1/a को सत्यापित करें। तो आइए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले इसमें आपको एक पिक्चर ड्राइंग करने पड़ेंगे, कोई सा भी। तो ये हो गया आपका, देखिए उत्तल लेंस है और इसमें एक सरल रेखा है, मतलब इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसमें एक डॉट डॉट रेखाएं आती है लेंस के अंदर, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा इसको बोला जाएगा प्रकाशीय केंद्र, जिसका सिंबल होता है वो, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या सुना आपने? जो लेंस के मध्य बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। फिर आगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या होता है कि इसके जस्ट आगे लेंस के इतना डिस्टेंस माफ कर रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा f1 और इधर हो जाता है दोस्तों f2। अब अगर आपको इमेज बनाना है तो वस्तु को जहां भी रखिए, जैसे मान लीजिए हम वस्तु रखते हैं और सॉरी यहाँ पर आपका f1 ही होता है, 2f1 होता है, क्या 2f1 या c होता है, 2f1 को ही c पढ़िए या 2f1 पढ़िए, ठीक है, दोनों लिखिए। तो जब वस्तु को अगर आप f1 पर रखते हैं तो इधर आप क्या कर लीजिए, पहले ऐसे पॉइंट कर लीजिए और आसानी से ऐसे खींच लीजिए और प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ से ऐसे गुजर जाएगी। जो पहली किरण यहाँ से गुजरती है उसे हम फोकस करते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य से समानांतर लेंस की दिशा में जाती है ना, तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? लेंस से अपवर्तन होगा, लेंस से अपवर्तन। तो लेंस से क्या है? दोनों अपवर्तन हो रहा है किरण का, तो ये क्या होता है? फोकस से गुजरती है और यहाँ पर हमारा 2f2 हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा क्या होगा? वस्तु का आपका प्रतीक बनेगा, हमारा 2f2 होगा। तो देखिए दोस्तों, अब इस पहले क्या करना, आपको पिक्चर बनाना है, वो पिक्चर की भाषा लिखनी पड़ेगी कि मानक चित्र में एक उत्तल लेंस है, मानक चित्र में उत्तल लेंस है जिसमें AB एक वस्तु को रखा गया है, जिसमें क्या क्या है? AB एक वस्तु को रखा गया, कुछ भी मान सकते हैं, PQB। मानक चित्र में एक उत्तल लेंस है जिसमें AB एक वस्तु को रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब A', B' बनता है। जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है दोस्तों? A', B' बनता है। प्रतिबिंब को A', B' से बनाएंगे। अब लिखेंगे क्या कि जिसमें वस्तु की दूरी u है, वस्तु की दूरी क्या जी? u है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है दोस्तों? v है। प्रतिबिंब दूरी क्या है दोस्तों? v है, और फोकस दूरी क्या है दोस्तों? तो f है। फोकस दूरी क्या है? f है। फिर सुनिए, आपको क्या लिखना है कि माना कि चित्र में
ए बी ए मानक चित्र में एक उत्तल लेंस है, मानक चित्र में एक उत्तल लेंस है जिसमें ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है और वस्तु दूरी यू है, वस्तु की दूरी यू है और प्रतिबिंब की दूरी भी है, फोकस दूरी एफ है। इतना। और उसके बाद इस पहले पिक्चर को लिखना और इसके बाद इस बात को नोट करना है। मतलब फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, फिर से लिख लीजिए। पहले पिक्चर आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज कर, उसके बाद आप भाषा को लिखेंगे कि मानक चित्र में ए बी एक वस्तु है, मानक चित्र में एक उत्तल लेंस है जिसमें ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है और है क्या कि वस्तु की दूरी यू है, प्रतिबिंब की दूरी भी है और फोकस दूरी एफ है। अब दोस्तों आइए आगे जानते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे चिन्ह परिपाटी से, मतलब इस चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी से दोस्तों क्या होता है, थोड़ा एक लाइन आपको मात्र प्रैक्टिस करने हैं। चिन्ह परिपाटी से क्या होते हैं, तो v माइनस ए बटा एफ इक्वल टू होता है माइनस वी बटा यू। क्या होता है दोस्तों चिन्ह परिपाटी से, v माइनस ए बटा एफ बराबर क्या आता है माइनस वी बटा यू। इसको बताने से पहले दोस्तों एक चीज आप देखिए, जैसे कि आप लिख सकते हैं 2 माइनस 3 बटा क्या होते हैं 4, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा 4 माइनस 3 बटा 4। अल्टरनेट बटा कर सकते हैं, मतलब जोड़िया घटाव रहेगा। तो 4 4 कैल्शियम फिर 4, फिर ये 4 4 से कट जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर 4 से कट जाएगा, फिर 3 आपका आ जाएगा। तो इसी टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो कैसे लिख सकते हैं देखिए, तो v माइनस दोस्तों क्या है जी, ए v आपका है तो v बटा इसका एक, माइनस है तो माइनस, फिर क्या होगा दोस्तों एक बटा एक, फिर बराबर है दोस्तों तो बराबर लिखिए, फिर क्या है आपका इधर माइनस है, v बटा यू है तो माइनस v बटा यू। अब आगे लिखते हैं दोस्तों, अब आगे क्या हो जाएगा v बटा, यहाँ पर देखिए v बटा एफ है तो v बटा एफ। अब ये आपका माइनस में टर्न है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा दोस्तों 1। ये आपको ऐसे नहीं करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका v बटा एफ, इसको आप इधर लाइए तो ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा प्लस में, v बटा दोस्तों यू, और ये माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों प्लस में, एफ बटा क्या हो जाएगा एफ, एफ बटा क्या हो गया दोस्तों एफ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों में क्या है दोस्तों भी है, तो हम लोग क्या करेंगे भी को कॉमन कर लेंगे, तो क्या ऊपर बचेगा, जब कॉमन कीजिएगा तो 1 फिर क्या बचेगा दोस्तों 1 बचेगा, तो 1, अब बट्टा में एफ है तो दोस्तों एफ, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ भी 1 बचेगा, भी कॉमन कर लिया आप तो 1, फिर बटा क्या जी यू, बराबर में एफ से कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 1। अब देखिए दोस्तों ये भी जो गुना में है उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 1 बाई एफ है तो 1 बाई क्या हो जाएगा आपका एफ, 1 बाई एफ है दोस्तों 1 बाई एफ, फिर आपका प्लस है तो प्लस, 1 बटा यू है तो 1 बटा दोस्तों यू, 1 बटा यू है तो यू, और बराबर में आपका एक है तो एक, ये गुना में है इधर जाएगा तो कहाँ चला गया दोस्तों भाग में। अब यहाँ हमको चाहिए दोस्तों 1 बाई एफ, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई एफ बराबर आपका देखो 1 बाई एफ है तो 1 बाई एफ, और बराबर में 1 बाई भी है तो 1 बाई क्या है दोस्तों भी, और ये प्लस में इधर लेकर हम जाएंगे, बराबर को साइड लेकर जा रहे हैं, किसमें हो जाएगा 1 बटा यू। अब ये आपका क्या हुआ लेंस समीकरण सिद्ध हो गया। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करने हैं एक पिक्चर ड्राइंग करना है, लेंस सूत्र पहले तो आप पेपर में आएगा तो लेंस सूत्र क्या ही है, इसको हेडिंग को डालोगे, उसके बाद मतलब उसका लिखें पहले चित्र बनाएंगे। चित्र में हमने क्या किया कि एक वस्तु को रख दिया और 2f1 को, जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब 2f2 को बनता है, आपको पता है कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और क्या बनता है वस्तु की बराबर बनती है। तो इस बात को आप ना लेकर डायरेक्टली लिखेंगे कि मानक चित्र में एक उत्तल लेंस है जिसमें ए बी एक वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, और इसमें वस्तु की जो दूरी है यू है, प्रतिबिंब की दूरी v है और फोकस की दूरी f है। फिर इसके बाद चिन्ह परिपाटी से आपको एक लाइन मात्र प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा दोस्तों v माइनस ए बटा एफ बराबर माइनस v बटा यू। अब मैंने बताया कि जोड़ या घटाव में इससे आप अल्टरनेट बटा करेंगे, अल्टरनेट मतलब अलग अलग बटा करके लिखेंगे, मतलब क्या v माइनस एफ, v बटा एफ माइनस एफ बटा एफ, v माइनस एफ बटा क्या हो गया ओ, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, v बटा यू तो v बटा यू। अब दोस्तों v बटा एफ है तो देखिए v बटा एफ।
अब ये टर्म माइनस में था, इधर लाएंगे तो प्लस में v बटा ए हो गया, माइनस v बटा ए, इधर आएगा तो प्लस में v बटा ए। अब ये आपका माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, और a बटा ए बटा ए। अब देखिए दोस्तों दोनों में भी है, तो v को हमने क्या कर लिया कमन, और जब कमन करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा एक, और बटा में f है तो f, यहाँ भी क्या हो 1 बचेगा, और नीचे u है तो u, ये f से कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/f है तो 1/f छापा गया, प्लस है तो प्लस लिखा गया, 1/e है तो 1/e लिखा गया है, बराबर है तो बराबर लिखा गया है। यहाँ 1 है और ये भी गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ होगा भाग में। अब हमें 1/f चाहिए लेंस पर समीकरण के लिए, तो 1/f बराबर 1/f बराबर है तो बराबर, 1/v है तो 1/v, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे कि प्राप्त जो व्यंजक है क्या है दोस्तों, तो लेंस समीकरण या लेंस सूत्र है। लेंस समीकरण में क्या दोस्तों, लेंस क्या है सूत्र है। दोस्तों अगर आप ऐसे करेंगे आपको 5 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे क्लास 10 में, और बहुत आपका भी आई है। तो हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हम क्लास 10 में चैप्टर 1 में आपको आगे बता रहे हैं कि अब हमको जानना है प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं। प्रकाश आएगी और टकराकर चली जाएगी, तो इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। और इसके नियम कितने होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। एक होती है, पहला जो नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R होती है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं, मतलब आपको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन में जो आपके प्रकाश परावर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है दोस्तों अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश आती है और नियमित सतह से टकराकर चली जाती है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश आती है और ऊबड़ खाबड़ सतहों से या रुखरे सतहों से यानी कि रफ सरफेस से जब टकराकर चली जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहा जाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो अब इसके बाद आपको मैंने बताया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो मैंने बताया था कि अवतल दर्पण को, अगर ये बात आप नहीं जानते हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि अवतल दर्पण को बाहर से कलई करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अंदर से कलई किया जाता है। और कलई मतलब क्या, पेंट किया जाएगा, मतलब किससे, मतलब परावर्तक सतह को कलई किया जाएगा। किस सतह करते हैं कलई, परावर्तक सतह से, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, फिर क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। फिर है क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। फिर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपके ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इसी साथ मैंने आपको एक प्रतिबिंब पॉइंट बताया था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब, आइए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और इसे आप लिख लेंगे कि वस्तु की ऊंचाई और क्या होते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आइए मैं लिखकर आपको बताता हूँ कि आवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों। तो आवर्धन, तो दोस्तों आवर्धन का फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला याद रखिए। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की दूरी बट्टा होता है वस्तु की दूरी। अब दोस्तों पहले चीज मैं एक चीज सिखाना चाहता हूँ, उसके बाद उसको हम लोग जानेंगे। जैसे क्या है, a बराबर मान लीजिए है आपका b/c, फिर एक टर्म है a बराबर b इंटू सी, फिर a बराबर है b+c, फिर a बराबर है दोस्तों b-c। तो दोस्तों एक बात है, ये बट्टा को ना अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुपात। और गुना को बोलते हैं गुणज या गुणनफल। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुणज या गुणनफल। और प्लस को योग या योगफल बोलते हैं, और माइनस को दोस्तों अंतर बोलते हैं। माइनस को क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतर बोलते हैं। अब हर एक कंडीशन में मेरा सवाल है कि ए किसे कहा जाएगा, तो ए किसे कहा जाएगा, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, बी और 2 आदमी है तो और बोलना पड़ेगा दोस्तों, बी और सी के अनुपात को ए कहा जाता है। इसी प्रकार
बी और सी के गुणनफल को ए कहा जाता है। इसी प्रकार बी और सी के योगफल को ए कहा जाता है। बी और सी के अंतर को ए कहा जाता है। जैसे एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, चाल बराबर क्या दोस्तों, दूरी बटा समय। तो चाल किसे कहते हैं, सवाल ये आता है। तो आप बोल सकते हैं दूरी और समय के अनुपात को चाल कहा जाता है। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहा जाता है। इसी प्रकार आप पढ़े होंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय। अब सवाल आएगा दूरी किसे कहेंगे, तो चाल और समय के गुणनफल को दूरी कहा जाता है। सिर्फ इसी प्रकार दोस्तों आवर्धन किसे कहते हैं, तो आप ध्यान देंगे और ध्यान देंगे बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि प्रतिबिंब की दूरी, क्या सुना आपने, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। फिर से सुनिए, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है और आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे करते हैं दोस्तों, स्मॉल m से। और स्मॉल m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो -v बटा u। दर्पण में दोस्तों क्या होता है आवर्धन का फॉर्मूला, दर्पण के लिए m बराबर -v बटा u। अब पूछेगा दोस्तों लेंस के लिए क्या होता है, तो लेंस के लिए रखेगा m बराबर, आपका ये माइनस चिन्ह सिर्फ हट जाएगा, प्लस में होता है, क्या होता है दोस्तों, v बटा u। ये हो गया लेंस के लिए क्या होता है, तो v बटा u होता है। तो ये दोस्तों हम डिफिनीशन आपको लिखकर दिखा देते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्तों। तो अब अपना डिफिनीशन आप नोट कर लेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है, अर्थात m बराबर -v बटा u। ये कब होगा, तो दर्पण फॉर्मूला के लिए होगा। दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो m बराबर -v बटा u। अब पूछेगा लेंस के लिए आवर्धन क्या होता है दोस्तों, तो लेंस के लिए क्या होता है, v बटा सिर्फ u होता है, मतलब प्लस में होता है। और एक और फॉर्मूला होता है m बराबर h डैश बटा h। अब h डैश का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। h मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। h मतलब होता है प्रतिबिंब की दोस्तों क्या जी, ऊंचाई। और h मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, मतलब वस्तु की हाइट क्या है। तो यहाँ भी आप डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, आप ये भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब लेंस की बात आगे, तो यहीं पर मैं आपको, हालांकि अगला चैप्टर में आपको लेंस समीकरण को नहीं सिद्ध करूंगा, मैं यहीं पर सिद्ध करके आपको प्रूव कर देता हूं, ताकि यहीं पर आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और दर्पण समीकरण, सॉरी क्या जी, दर्पण समीकरण की 1 जो आपका फॉर्मूला होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1 क्या दोस्तों u। ये आपके पेपर में आते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं। ये कैसे आते हैं आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों, 5 मार्क्स में आता है आपका दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो 1/a बराबर होता है 1/v प्लस 1 बटा u। अब v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब होता है वस्तु की दूरी और f मतलब होता है फोकस की दूरी। अब आइए इसको प्रूव करते हैं कि कैसे आता है दोस्तों। सबसे पहले इसके पे आपको कोई भी मिरर बनाना होगा। तो ये आपको पता है कि आपका कौन सा मिरर हो गया, अगर इसे हम लोग बाहर से कलाई कर देते हैं तो ये कौन सा हो गया, आपको अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अवतल दर्पण। इस चित्र का नाम क्या है, इस मिरर का नाम क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण। इसके बीचों बीच हम लोग एक रेखा को खींचेंगे। अब इस रेखा को क्या बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या दोस्तों, इस रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष। क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष। इसके बीच में एक सेंटर होता है, यहाँ पर सेंटर को बोलते हैं P और P का बोलते हैं, P मतलब होता है दोस्तों ध्रुव। P मतलब दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ध्रुव होता है। और ध्रुव के जस्ट आगे होता है, याद रखिएगा, फोकस। क्या होता है दोस्तों, फोकस। और फोकस के आगे जस्ट होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है दोस्तों, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र के आगे क्या होता है, तो होता है दोस्तों अनंत। क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। वक्रता केंद्र के आगे क्या होता है दोस्तों, अनंत होती है। अब एक और बात याद रखिएगा दोस्तों कि ये पोल मतलब ध्रुव होता है, और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वक्रता त्रिज्या। ये भी आपको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा, आज ही क्लास में हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब है क्या कि जब वस्तु को आप कहीं पर रखिए, जब वस्तु को आप क्या करते हैं, एक बात दोस्त पहले समझ लीजिए कि जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब वक्रते केंद्र बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा बनता है। माइनस मतलब होता है वास्तविक उल्टा, माइनस को ही पढ़ेंगे, वास्तविक और उल्टा। और कैसा बनता है दोस्तों, तो बराबर बनता है। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो आइए दोस्तों, पहले तो आप पिक्चर बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऐसे आप वस्तु को रख दीजिए, बराबर इमेज बना लीजिए और ऐसे किरण को लेकर जाइए और फिर यहाँ से ऐसे किरण को मिला लीजिए। सॉरी, इसको आप लोग यहाँ फोकस को बाद में लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ऐसे किरण को मिला लीजिए, फिर इधर आपका ये फोकस से गुजरेगा और फिर इसको ऐसे खींच देंगे। और ये जो बीच वाला टर्म है हमारा F1 है, यानी कि फोकस। इस तरह आप आसानी से पिक्चर को बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अब है क्या कि हम लोग हमारा सेंटर है, वस्तु का कुछ नाम देते हैं। ए बी वस्तु है और इसका जो इमेज बना है ए डैश और क्या है दोस्तों, बी डैश है। ए डैश और क्या है जी, बी डैश है। तो सबसे पहली बात हम यही लिखेंगे कि आप पहले तो आप इस पिक्चर को नोट करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि वो करता सेंटर पर एक ए बी वस्तु को रखा गया है और इसका इमेज सेंटर पे ही बना है। देखिए, और कैसा बना था, वास्तविक उल्टा, मतलब वस्तु को आप ऊपर रखें, इमेज कहाँ बना है, नीचे बना है। और कैसा बना, देखिए जितना बड़ा वस्तु है ना उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बना है। तो हम लोग लिखेंगे पहली बात, मतलब पिक्चर को पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद जो बात मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिखेंगे, ठीक है ना। कि माना के चित्र में एक अवतल दर्पण है। क्या सुना दोस्तों, माना के चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। क्या सुना आपने, माना के चित्र में एक अवतल दर्पण है। क्या सुना दिया, माना के चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब है क्या, फिर लिखेंगे फोकस दूरी f है। फोकस दूरी दोस्तों क्या है जी, f है। और वस्तु की दूरी क्या है दोस्तों, u है। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, तो v है। फिर से, माना कि चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। और e वस्तु दूरी है और v क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी है। और a फोकस दूरी है। अब यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा सा एक पॉइंट लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आगे जो मैंने बात बोला उसे आप लिख लीजिए। हम चलिए आप यहाँ पर ही लिख लेंगे कि माना के चित्र में, माना की चित्र में एक अवतल दर्पण है। देखिए दोस्तों, माना चित्र में एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसमें हमने क्या लिया है, ए बी एक क्या है दोस्तों, वस्तु है। ए बी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ए डैश बी डैश बनता है एवं वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f है। तो दोस्तों प्रतिबिंब दूरी क्या है, v और फोकस दूरी क्या है दोस्तों, f है। चलिए मैं आपको फिर से, देखिए जैसे भाषा में लिखा हूँ, भाषा को रटेंगे नहीं, पिक्चर को देखकर आप भाषा लिखने का प्रयास कीजिएगा। कि माना के चित्र में एक क्या है जी, अवतल दर्पण है। देखिए जिसमें ए बी एक वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। और वस्तु दूरी u है, प्रतिबिंब दूरी v है और फोकस दूरी f है। इसी बात को मैं लिखा है। फिर आपको एक लाइन यहाँ पर याद रखना है, क्या दोस्तों, चिन्ह परिपाटी से। तो दोस्तों चिन्ह परिपाटी से क्या होता है, 1/,
सॉरी दोस्तों, v माइनस ए बटा ए इक्वल टू होता है v बटा यू। v माइनस ए बटा ए इक्वल टू क्या था जी, यू। ये होता है चिन्ह परिपाटी से। अब दोस्तों जब भी जोड़ या घटाव में रहेगा ना, तो इस तरह की राशि को अल्टरनेट बटा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों 4/3 प्लस 3 बटा कुछ भी लिख सकते हैं 4। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर आपका है कि 4 + 3/4, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं 4 क्या होता है दोस्तों 4/4 और प्लस में दोस्तों 3/4। 4 4 कैसे हम 4 आ जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा तो फिर 4 हो जाएगा, मतलब 4 एकम फिर 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या होगा 4 से 4 कट जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, तो वही बात आ जाएगा मतलब ऐसे हम निकाल कर। तो उसी तरह दोस्तों जब भी ऐसा टर्म रहेगा जोड़ या घटाव में, तो आगे की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इसे अल्टरनेट बटा करेंगे। अल्टरनेट बटा मतलब अलग अलग बट्टा में लिखा जाएगा। मतलब आगे देखिए v माइनस ए माइनस है तो v बटा एफ, v बटा दोस्तों एफ, माइनस है तो माइनस, फिर ए बटा दोस्तों एफ लिखेंगे, फिर बराबर है दोस्तों तो बराबर v बटा यू है तो v बटा यू। अब आगे दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें v बटा एफ है तो v बटा एफ, और देखिए दोस्तों अगर ये माइनस में टर्म है और इधर क्या है दोस्तों ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, ये v बटा क्या हो जाएगा यू, ये बराबर तो बराबर ये माइनस में, अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में ए बटा एफ। अब आगे देखिए दोस्तों इन दोनों में भी है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि v को कॉमन कर लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों 1 बचता है, क्या बचता है 1, और यहाँ पर f है दोस्तों तो f लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे v कॉमन हो गया है तो 1 बचेगा, और फिर u है तो दोस्तों u, फिर बराबर है तो बराबर लिखेंगे, और f कट जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों 1 मिलेगा। फिर दोस्तों देखिए ये 1/f है तो 1/f लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, 1/u है तो 1/u लिखिए, और बराबर में 1 है तो 1, और ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा दोस्तों भाग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा भाग में। अब हमें 1/f निकालना है मिरर फॉर्मूला के लिए, तो 1/f इक्वल टू देखिए 1/f है तो 1/f, इधर बराबर इधर है, इक्वल टू है तो इक्वल टू 1/v है तो 1/v। अब ये टर्म जो है आपका माइनस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, बराबर घुस जाएगा तो प्लस में 1 बटा यू। अब आपका दर्पण सूत्र हो गया सत्यापित, 1/a बराबर क्या था 1/v प्लस 1 बटा यू। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि इसे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब पहले 2-3 बार इसे लिखेंगे, देखकर लिखेंगे, उसके बाद प्रयास करेंगे बिना देखे हुए लिखने का। ठीक है दोस्तों, पहले मैं एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ, और ऐसे बोलने का प्रयास कीजिएगा लिखने के बाद कि माना के चित्र में पहले तो आप उत्तल दर्पण सूत्र आप हेडिंग डालेंगे और बोलेंगे कि माना के चित्र में क्या है दोस्तों एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी एक वस्तु को रखा गया है। सबसे पहले पिक्चर को भी आप ड्राइंग में कर सकते हैं कि माना के चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी एक वस्तु को रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है। वस्तु दूरी u है, प्रतिबिंब दूरी v है, और फोकस दूरी f है। फिर आप लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से क्या होता है v माइनस एफ, क्या है दोस्तों v माइनस एफ बटा एफ बराबर होता है v बटा u। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, अल्टरनेट बटा करेंगे, क्या करेंगे अल्टरनेट बटा करेंगे, तो v माइनस एफ माइनस क्या होगा दोस्तों f बटा एफ बराबर v बटा u। फिर दोस्तों आपका ये आपका v बटा एफ है तो v बटा एफ लिखिए, ये माइनस a बटा एफ है, इसको उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में a बटा एफ हो जाएगा, और उधर से v बटा u को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आपका v बटा u हो जाएगा। अब दोनों में क्या है राशि दोस्तों कि v बटा v दिख रहा है, तो दोनों में से v को क्या कर लेंगे कॉमन कर देंगे तो 1 बचेगा, तो v इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा एफ माइनस क्या होगा 1 बटा अब 1 बटा क्या होगा दोस्तों u। अब आगे जो है इधर जो एफ है वो कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। अब क्या होगा कि आप देख सकते हैं 1/f माइनस 1 बटा u बराबर अब 1 बटा u गुना में जो भी है इधर बराबर को साइड लेके जाएंगे तो 1 बटा क्या होगा दोस्तों v हो जाएगा। फिर दोस्तों आप इसे सजा कर लिखेंगे 1/f बराबर उधर बराबर 1/v है तो 1/v, और ये माइनस 1 बटा u है तो उधर जाएगा तो क्या होगा बराबर के 1/f। इस प्रकार क्या होता है दर्पण सूत्र जो होता है आपका सत्यापित होता है। दोस्तों अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण में अगर आप वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कब और कहाँ और कैसा बनेगा।
तो दोस्तों है क्या, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, मतलब वस्तु को उत्तल दर्पण में आप कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर, कब और कैसा बनता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपको कुछ पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। एक का मतलब होता है फोकस, एक का मतलब क्या था दोस्तों, फोकस। पी मतलब होता है दोस्तों ध्रुव, सी मतलब होता है वक्रता केंद्र, और हाँ ये क्या, सी एफ, और इस चित्र का मतलब होता है अनंत। क्या था दोस्तों, अनंत। अब आइए दोस्तों ध्यान देंगे, आप बहुत ही ईमानदारी से ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, क्या सुना आपने दोस्तों, चलिए एक वर्ड लिखते हैं, जब वस्तु को उत्तल दर्पण में, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, कहा दोस्तों, अनंत पर वास्तविक उल्टा एवं बहुत बड़ा बनता है। तो क्या सुना दोस्तों कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं दोस्तों, फोकस पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा एवं बहुत बड़ा बनता है। इस लाइन को हम शॉर्ट वर्ड में लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो देखिए जब वस्तु को F1 पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा। माइनस का मतलब दोस्तों जहां भी माइनस शब्द मिलेगा दर्पण और लेंस में, उसको हम पढ़ेंगे वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक और उल्टा लिखा होगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बदले में लिखेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय माइनस। क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस। और जब भी आपको प्लस मिलेगा तो इसका मतलब होता है इमेज जो बन रहा है आभासी और सीधा बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है दोस्तों, आभासी और सीधा। आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक भी कहा जाता है, यानी कि इमेजिनरी, काल्पनिक दुनिया, इमेजिनरी दुनिया, वर्चुअल लाइफ, वर्चुअल मतलब काल्पनिक होता है। तो दोस्तों है क्या कि जब वस्तु को F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा, और क्या है दोस्तों, वास्तविक उल्टा बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों, बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा। एक बात ये देखिए दोस्तों कि सॉरी दोस्तों, उत्तल दर्पण यहाँ पर अवतल दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनता है, सो सॉरी। तो है क्या कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, हेडिंग आप सुधार लीजिए, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। पहला कंडीशन है जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और बहुत ही बड़ा बनता है। इसी बात को आप ऐसे याद रखिए, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और बहुत ही बड़ा बनता है। माइनस को वास्तविक उल्टा पढ़िएगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए इसी तरह, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा, और बहुत बड़ा की जगह हो जाएगा बहुत ही छोटा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही छोटा। एक बहुत बड़ा का तो क्या हो दोस्तों, बहुत ही छोटा। बहुत ही आसान है, एक बहुत ही बड़ा और एक क्या जी, बहुत ही छोटा बनता है। और एक और बात, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा। हम बराबर तुम बराबर हम, यहाँ यही बात है। जब वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं आप, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। और जब अनंत पर रखिएगा वस्तुओं को, जब अनंत पर वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। बस अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, और फोकस पर रखे बनेगा तो बहुत ही छोटा बनेगा। तो वही बात है, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा बहुत ही बड़ा बनता है। इसी प्रकार दूसरा है लिखना है आपको कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, यहाँ पर फोकस आप क्या चेंज कर देंगे, अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब अनंत चेंज क्या हो जाएगा, फोकस पर बनता है। दो नंबर बातों के लिए कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक उल्टा, और बहुत बड़ा जगह क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा बनता है। फिर 3 नंबर आप कंडीशन देखेंगे,
जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रते केंद्र पर बनता है। मतलब सी पर रखिएगा वस्तु को ना तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। अब कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा। माइनस मतलब वास्तविक और उल्टा। और कैसा बनता है दोस्तों, तो बराबर बनता है, मतलब वस्तु के बराबर। तो सवाल आता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखिएगा, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। अब आगे जो आपका आता है 4 नंबर जो पॉइंट है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों अब लॉजिक कर पाएंगे, सेंटर का अपोजिट क्या होता है, सेंटर। तो हम भी लिखेंगे भाई साहब, पहले सेंटर लिखिए। फोकस का अपोजिट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इन्फिनिटी लिखेंगे। अब वस्तु को बीच में रखे हैं तो इमेज भी कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। अब बस बात ये है दोस्तों कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। माइनस मतलब क्या हो गया दोस्तों, वास्तविक और उल्टा, याद करिए शॉर्ट फॉर्म में। और कैसा दोस्तों बनता है, तो बड़ा बनता है। एक लॉजिक बात याद रखें दोस्तों कि अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा, और अनंत के बीच बनेगा, अनंत से इधर बनेगा तो बड़ा बनेगा। अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा तो बड़ा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अनंत पर बहुत बड़ा बना है और अनंत के यहाँ बीच में बस पिक्चर बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। आप पिक्चर भी बनाएंगे तो भी वहाँ ऐसे ही होगा। एक दो पिक्चर में हमको बनाकर दिखा दूंगा कैसे बनाया जाता है, बहुत ही शॉर्टली फॉर्म में बनाया जाता है। तो इसको हम बोलेंगे कैसे, या भाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं याद होती है तो। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा एवं बड़ा बनता है। आप फिर से सुनिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, या वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बनता है, वास्तविक उल्टा एवं बड़ा बनता है। इसी प्रकार दोस्तों 5 नंबर पॉइंट है हमारा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा। आइए ट्रिक को अपनाते हैं। वक्रता केंद्र का अपोजिट दोस्तों वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का अपोजिट वक्रता केंद्र, और अनंत का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो फोकस होता है। अनंत का अपोजिट फोकस, और बीच में वस्तु रखे हैं तो इमेज भी क्या बनेगा, बीच में। कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक उल्टा, और कैसा बनता है दोस्तों, छोटा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, छोटा। एक और बात दोस्तों, जब अनंत पर प्रतिबिंब, देखिए दोस्तों अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा, और अनंत इधर बनेगा तो बड़ा बनेगा। फिर इसी प्रकार दोस्तों फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब तो बहुत ही छोटा बनेगा। फोकस पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, और फोकस के बीच में बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। फोकस थोड़ा आगे बनेगा तो छोटा बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, छोटा बनेगा। वही है दोस्तों, आप लैंग्वेज को लिख सकते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। दोस्तों लास्ट कंडीशन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप पूछे जाते हैं एग्जामों में, आपके क्लास 10 में कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं कि जब वस्तु को ध्रुव या दर्पण, ठीक है ना, जब वस्तु को ध्रुव और क्या कहते हैं फोकस के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो, क्या सुना आपने, आप लिख लीजिए पहले और ज्यादा समझ में आएगा। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और कैसा बनता है दोस्तों, तो आभासी और सीधा। प्लस मतलब आभासी और सीधा, और कैसा बनता है, तो आवर्धित बनता है। आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आभासी सीधा, और कैसा बनता है दोस्तों, तो आवर्धित बनता है, यानी कि बड़ा बनता है। आइए अगेन हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक उल्टा और बहुत ही बड़ा बनता है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक उल्टा और बहुत ही बड़ा बनता है। अभी रिपीट करने चलिए, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक उल्टा और बहुत ही छोटा बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वास्तविक उल्टा और बराबर बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र
और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा बनता है। तो दोस्तों सवाल आता है कि वस्तु को आप कहाँ रखेंगे कि आवर्धित प्रतिबिंब यानी कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हेलो दोस्तों, तो स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। तो आइए जाते हैं हाईएस्ट 8 से 10 जो क्वेश्चन है जो आपके बहुत एग्जाम में बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, हम देर किए बिना अपने क्लास पे मतलब पॉइंट पे आते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं इसके नियम लिखिए। सवाल कहता है प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम को लिखिए। तो लेक्चर में बहुत ही क्विकली रिविजन करेंगे कि प्रकाश आती है और टकराकर चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद आप ब्लैक पॉइंट से पॉइंट लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम फिर से एक बार सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पेन लेकर आप लिखिए या वीडियो मेरा पीछे का रिवीजन मतलब वीडियो मैंने पढ़ा चुका है सारे, आप देख सकते हैं उसमें। दूसरा नियम होता है दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। आपतन कोण क्या होता है दोस्तों, परावर्तन कोण की बराबर होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। दूसरा जो है दोस्तों हमारा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या है दोस्तों, अंतर बताना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण निम्नलिखित अंतर है, आप ऐसे लिख सकते हैं ब्लैक पेन से। और उसके बाद अवतल दर्पण की टोटली बात लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण को बाहर से अप्लाई करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और क्षमता दोनों ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, सोलर लाइट में, क्या होता है सोलर कुकर में, फिर है क्या अग्रदीप में, अग्रदीप मतलब गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर दंत चिकित्सा में भी किसमें करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर हम लिखेंगे उत्तल दर्पण की पॉइंट हम लोग ब्लैक पेन से नहीं बनाएंगे। उत्तल दर्पण के बारे में लिखेंगे कि उत्तल दर्पण को अंदर से कलई किया जाता है। उत्तल दर्पण को अंदर से कलई किया जाता है और उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है आपका आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। और कैसा होता है दोस्तों, वस्तु से छोटा होता है। तो सवाल पूछी जाती है कि किस दर्पण से, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं किस दर्पण से आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उत्तल दर्पण से आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और सवाल अगर ऑप्शन में ये होगा कि अवतल दर्पण से भी, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, उपयुक्त तीनों दर्पण से, तो उपयुक्त तीनों दर्पणों से आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब बोलेंगे कि अवतल दर्पण से तो बहुत सारी जो स्थितियां हैं जिसमें वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी है जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो प्रतिबिंब ही आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है। और ये भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु को आप ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आवर्धित और बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा बनता है। आइए मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। अब है क्या कि दोस्तों आवर्धन क्या, समतल दर्पण की विशेषताएं क्या है, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं एग्जामों में। समतल दर्पण की विशेषताएं क्या है तो आप लिखेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित है। समतल दर्पण में वस्तु जितना आगे रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही आगे बनेगा। देखिएगा आप मिरर में जब भी आप जितना आगे जाएंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, आगे की तरफ आपको दिखाई देता है। जब भी आप जाएंगे बड़ा तो बड़ा होते जाएगा, पीछे दूर हटेंगे तो छोटा हो जाएगा।
यानी कि समतल दर्पण में वस्तु जितना दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकृति का बनता है। फिर क्या कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है, या काल्पनिक और सीधा होता है। फिर है दोस्तों कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। फिर ये दोस्तों कि समतल दर्पण का उपयोग भी आप लिख सकते हैं विशेषता में ही। समतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ करते हैं, तो चेहरा देखने में करते हैं, मतलब फेस मिरर में किया जाता है। और किस में करते हैं, तो पेरिस्कोप में किया जाता है। किस में करते हैं दोस्तों, पेरिस्कोप में। अब दोस्तों पेरिस्कोप क्या होता है, तो पेरिस्कोप एक प्रकार की मतलब नेवी में काम लिया जाता है, जिसमें समुद्र में पीछे छुपे हुए सैनिकों को पता लगाने के लिए किया जाता है, एक डिवाइस है। अब आगे देखिए दोस्तों, उत्तल आवर्धन क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों, तो आवर्धन का दोस्तों फॉर्मूला याद रखिएगा, m बराबर होता है -v/u दर्पण के लिए, और लेंस के लिए होता है +v/u। तो आवर्धन किसे कहें, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी होती है और u मतलब वस्तु की दूरी होती है। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर है दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, तो दोस्तों जैसे सवाल हो वैसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो बेहतरीन होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। क्यों हटा देंगे से, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के छोटा होता है, जिससे पीछे से आती हुई जो गाड़ियां होती है आसानी से दिख जाती है, अतः हम उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, यह किया जाता है। फिर क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अब दोस्तों यह प्रकाश के परावर्तन मात्र हाईलाइटेड 5 प्रश्न है, और यही 5 प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी एक ये सवाल आ जाता है कि पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33 है, इसका क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों एक बात याद रखिए, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है। क्या सुना आपने, हीरा का अपवर्तनांक 1 होता है, और पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका तात्पर्य ये है कि जो पानी का अपवर्तनांक है वो हीरा का अपवर्तनांक 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42। आपसे क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। वायु की अपवर्तनांक कितनी होती है, तो 1 होती है, और पानी की अपवर्तनांक कितनी होती है, तो 1.33 होता है। तो सवाल आया कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या तात्पर्य है, तो पानी का अपवर्तनांक 33 है, इसका तात्पर्य यह है कि वायु से उसका 0.33 अपवर्तनांक ज्यादा है, वायु से उसका अपवर्तनांक क्या है, 0.33 का जी ज्यादा है। आइए आगे सवाल पे आते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं दोस्तों, देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में बदलाव आता है, और इसी घटना को प्रकाश की अपवर्तन कहते हैं। और इसके नियम की बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, कहता है क्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर एक नियतांक होता है, अर्थात μ = sin I sin r, अर्थात दोस्तों क्या होता है, μ = sin I sin r। दोस्तों देखिए साइन का मतलब ज्या होता है, आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब अपवर्तन कोण। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर एक नियतांक होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो अपवर्तनांक का दोस्तों फॉर्मूला होता है μ = c0/v। तो है क्या दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे μ या n से सूचित किया जाता है, अर्थात n = c0/v। अब c0 कहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश चाल कितना होती है, याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। एक तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। दूसरा लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कि
निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और एक और बात, ये निर्वात में प्रकाश चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को किसने ज्ञात किया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ज्ञात किए थे। कौन ज्ञात किए थे जी? रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किए थे। और कैसे ज्ञात किए थे? तो प्रकाश जो है आपको पता है कि सूर्य से लेकर पृथ्वी के डिस्टेंस को लेकर, और आपका सूर्य के जो लाइट है उस लाइट की जो स्पीड को लेकर, जो स्पीड होती है, मतलब स्पीड नहीं सॉरी क्या होते हैं, टाइम को लेकर कि उससे आने में कितना टाइम लगता है। तो आपको पता है कि 8 मिनट 20 सेकंड का लगभग टाइम लगता है। इस टाइम को उन्होंने ले लिया। और जो आपका डिस्टेंस है 3 करोड़ किलोमीटर, इनको मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं कैलकुलेशन किया, तो आपका आ गया कितना 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बात सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किए थे। अब है दोस्तों अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर। तो सबसे पहले लिखेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद लिखेंगे एक नोट पॉइंट कर कि अवतल लेंस को किनारे की अपेक्षा मध्य वाला भाग क्या होता है? पतला होता है। मध्य वाला भाग पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा मध्य वाला भाग मोटा होता है। फिर क्या, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होता है। अवतल लेंस का जो उपयोग है निकट दृष्टि दोष में करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं, जबकि उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में करते हैं। फिर दोस्तों दर्पण सूत्र क्या होती है? तो दर्पण सूत्र लेंस सूत्र और है क्या दोस्तों? 1/r/2। ये सारे जितने भी ये टोटली सवालों को मैंने फुल एक्सप्लेनेशन अपने वीडियो में, इसके पहले मैंने आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देखकर स्ट्राइट साइन क्लासेस पर आप सर्च कर देख सकते हैं, आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। और इसे याद रखें, आप इसे क्वेश्चन को प्रिंट आउट जरूर लिख दीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।